आज का टॉपिक है बीकॉम पार्ट सेकंड के लिए अनुपात विश्लेषण। अनुपात विश्लेषण वित्तीय विवरणों के विश्लेषण की मुख्य तकनीक है। यह वित्तीय विवरणों की मदों या मदों के समूह में परिमाणात्मक संबंध स्थापित करके वित्तीय विवरणों की सूचना को सरल बनाकर व्यवस्थित तथा संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करने का माध्यम है। जब दो संख्याओं का परिमाणात्मक संबंध इस प्रकार ज्ञात किया जाए जिससे एक संख्या का दूसरी संख्या से संबंध दृष्टिगत होता हो तो इसे अनुपात कहते हैं। अनुपात विश्लेषण विवरणों की मदों एवं मदों के समूह में संबंध प्रकट करने का माध्यम है। यह संबंध दो प्रकार का हो सकता है, साहचर्य संबंध और कारण परिणाम संबंध। जैसे कि बेचे गए माल की लागत तथा कच्चे माल की लागत में साहचर्य संबंध होता है, जबकि बिक्री व लाभों में कारण परिणाम संबंध होता है। सामान्यतः अनुपातों को तीन रूपों में व्यक्त किया जाता है। पहला है शुद्ध अनुपात के रूप में, जिसमें दो मदों के मध्य संबंध को सीधा अनुपातिक रूप में व्यक्त किया जाता है। 4:1 अनुपात का चिन्ह लगाकर बीच में उसे व्यक्त किया जाएगा, तो ये शुद्ध अनुपात के रूप में अनुपात को व्यक्त करना होता है। दूसरा है दर अथवा गुने के रूप में अनुपात को व्यक्त करना। इसमें किसी एक तिथि पर या अवधि में दो संख्यात्मक तथ्यों के बीच दर ज्ञात की जाती है और इसको इस प्रकार से व्यक्त किया जाता है जैसे 2 गुना, 4 गुना आदि। और तीसरा तरीका है अनुपातों को व्यक्त करने का शुद्ध प्रतिशत के रूप में। प्रतिशत के रूप में भी अनुपातों को व्यक्त किया जाता है। सामान्य रूप से जो लाभदायकता अनुपात होते हैं वो प्रतिशत के रूप में व्यक्त किए जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं अनुपात विश्लेषण के क्या उद्देश्य हैं या इसका क्या महत्व है। अनुपात विश्लेषण वित्तीय विश्लेषण का एक महत्वपूर्ण यंत्र माना जाता है। अनुपातों के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर व्यवसाय की प्रगति या अवनति के बारे में महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले जाते हैं। अनुपातों की सहायता से बड़े बड़े अंकों को सरल तथा संक्षिप्त रूप से करना संभव हो जाता है। अनुपातों का प्रयोग विभिन्न रूपों में किया जाता है, जिसमें से कुछ निम्न प्रकार हैं। पहला है लेखांकन समंकों का सरलीकरण करना। लेखांकन के जो समंक होते हैं वो अनेक परिस्थितियों में पर्याप्त सूचनाएं देने में सफल नहीं रहते। ऐसी स्थिति में अनुपातों के माध्यम से उन समंकों को सरल व संक्षिप्त तथा व्यवस्थित बनाकर आसानी से समझने योग्य बनाया जा सकता है। दूसरा बिंदु है इसमें तरलता स्थिति का निष्कर्ष निकालना। अनुपात विश्लेषण की सहायता से एक संस्था की तरलता स्थिति के बारे में भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है। यदि एक संस्था अपने चालू दायित्वों का भुगतान उनकी देय तिथि पर करने में सक्षम है तो उसकी तरलता स्थिति संतोषप्रद मानी जाती है। तीसरा बिंदु है इसमें दीर्घकालीन शोधन क्षमता का मापन। अनुपात विश्लेषण द्वारा संस्था की दीर्घकालीन वित्तीय क्षमता का मूल्यांकन भी किया जा सकता है। अगर कोई भी संस्था अपने दीर्घकालीन दायित्वों का भुगतान निर्धारित समय पर करने में सक्षम होती है तो वह उसकी अच्छी दीर्घकालीन शोधन क्षमता का परिचायक माना जाता है। अगला बिंदु है परिचालन कुशलता का माप।
वर्तमान अवधि के अनुपातों की गत अवधि के अनुपातों से तुलना करके संस्था की एक समय अवधि के निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए अनुपात प्रबंध के हाथों में एक उपयोगी उपकरण माना जाता है तथा इसके माध्यम से विभिन्न क्रियात्मक अनुपातों के माध्यम से किसी भी संस्था की परिचालन कुशलता का मापन किया जा सकता है। अगला बिंदु है लाभदायकता का मापन। लाभ हानि खाते में विभिन्न मदें वर्णित होती हैं और उन मदों के विश्लेषण के द्वारा लाभदायकता का मापन अनुपात निकालकर किया जा सकता है। अगला बिंदु है अंत्य फर्मों की तुलना करके अनुपात जो है वो अनुपातों के माध्यम से वो करना संभव होता है। अनुपात विश्लेषण विभिन्न फर्म्स के मध्य तुलना का आधार माना जाता है। विभिन्न फर्म्स के मध्य अनुपातों को निकालकर उनकी तुलना करना उपयुक्त माना जाता है। अगला बिंदु है प्रवृत्ति अध्ययन। अनेक वर्षों के अनुपातों के आधार पर यह ज्ञात किया जा सकता है कि संस्था की वित्तीय स्थिति में सुधार हो रहा है अथवा नहीं। साथ ही यह भी ज्ञात किया जा सकता है कि प्रवृत्ति अनुकूल है अथवा प्रतिकूल है। अगला बिंदु है प्रबंधकीय उपयोग। अनुपात विश्लेषण प्रबंध को इसके मूलभूत कार्यों जैसे नियोजन, संवहन, नियंत्रण एवं निर्णय में सहायता पहुंचाता है। अगला बिंदु है नियोजन तथा पूर्वानुमान में सहायक। अनुपात विश्लेषण गत परिणामों का विश्लेषण करने के बाद प्रबंध को बजट बनाने तथा भावी नीतियों व कार्यवाही का निर्धारण करने में सहायता प्रदान करते हैं। अगला बिंदु है नियंत्रण में सहायता। वास्तविक से विचरण की मात्रा जानने के लिए प्रवृत्ति अनुपातों की मानक अनुपातों से तुलना की जाती है। यदि तुलना से प्रतिकूल विचरण की जानकारी मिलती है तो यह प्रबंध को सुधारात्मक कार्यवाही एवं प्रभावी नियंत्रण हेतु प्रतिवेदित किया जाता है। तथा अंतिम बिंदु है इसमें निर्णयन में सहायता। अनुपात विश्लेषण प्रबंधकीय कुशलता की मात्रा तथा संपत्तियों के उपयोग पर प्रकाश डालते हैं। यह प्रबंध को निर्णय लेने में सहायता भी प्रदान करते हैं। ये कुछ महत्व या उद्देश्य थे जो अनुपात विश्लेषण के हमने देखे। इसके बाद है अनुपात विश्लेषण का वर्गीकरण। अनुपात विश्लेषण का वर्गीकरण कई आधारों पर किया गया है, जिसमें एक है संरचनात्मक वर्गीकरण, दूसरा है कार्यात्मक वर्गीकरण। संरचनात्मक वर्गीकरण अनुपातों के वर्गीकरण का परंपरागत आधार है। इसमें अनुपातों की गणना वित्तीय विवरणों में दी हुई सूचना के आधार पर की जाती है और इस आधार पर अनुपातों को निम्न भागों में विभाजित किया जाता है। जैसे चिट्ठा अनुपात। चिट्ठा अनुपातों के अंतर्गत चिट्ठे में दी गई मदों या मदों के समूह के मध्य अनुपात स्थापित किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से तरलता अनुपात, चालू अनुपात, स्वामित्व अनुपात, ऋण समता अनुपात, पूंजी दंतीकरण अनुपात, स्थायी संपत्ति अनुपात आदि सम्मिलित किए गए हैं। दूसरे अनुपात हैं इसमें लाभ हानि खाता अनुपात। लाभ हानि खाते की दो मदों अथवा दो मदों के समूह के अनुपात को लाभ हानि खाता अनुपात कहते हैं। इन्हें आय विवरण अनुपात या परिचालन अनुपात भी कहा जाता है और इसके अंतर्गत मुख्य रूप से सकल लाभ अनुपात, शुद्ध लाभ अनुपात, परिचालन अनुपात, व्यय अनुपात, स्कंद आवर्त अनुपात आदि सम्मिलित किए गए हैं। तीसरा वर्गीकरण है अंत्य विवरण अनुपात।
ऐसा अनुपात जिसकी एक मद चिट्ठे से तथा दूसरी मद लाभ हानि खाते से ली गई हो उसे अंतः विवरण अनुपात कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से विनियोजित पूंजी पर प्रत्याय, स्वामित्व कोषों पर प्रत्याय, कुल विनियोग पर प्रत्याय, देनदार आवर्त अनुपात, लेनदार आवर्त अनुपात, स्थायी संपत्ति आवर्त अनुपात, कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात आदि सम्मिलित किए गए हैं। दूसरे प्रकार का वर्गीकरण है कार्यात्मक वर्गीकरण। कार्यात्मक वर्गीकरण आजकल अधिक उपयुक्त समझा जाता है। इसमें अनुपातों का वर्गीकरण वित्तीय विवरणों में रुचि रखने वाले विभिन्न पक्षकारों की आवश्यकता के अनुसार किया जाता है। इसके अंतर्गत मुख्य अनुपात हैं तरलता अनुपात, कार्यकुशलता अनुपात, लाभदायकता अनुपात, पूंजी संरचना अनुपात और विनियोग विश्लेषण अनुपात। इन अनुपातों को हम आगे के व्याख्यानों के अंदर एक एक करके देखेंगे। आज हम सर्वप्रथम इसमें तरलता अनुपातों के बारे में जानते हैं। तरलता अनुपात क्या है और उन्हें किस तरह से ज्ञात किया जाता है। तरलता अनुपातों को अल्पकालीन शोधन क्षमता अनुपात भी कहा जाता है। अल्पकालीन शोधन क्षमता अनुपात इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके माध्यम से किसी भी संस्था की अल्पकालीन शोधन क्षमता की जानकारी, अल्पकालीन वित्तीय स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। किसी भी व्यवसाय की तरलता का आशय उसके द्वारा अपने चालू दायित्वों का समय पर भुगतान करने की क्षमता से लगाया जाता है। तरलता अनुपात में पहला अनुपात है चालू अनुपात। चालू अनुपात किसी भी संस्था की चालू संपत्तियों तथा चालू दायित्वों के मध्य संबंध स्थापित करके ज्ञात किया जाता है। इसका सूत्र है, इसका फार्मूला है, चालू अनुपात को इंग्लिश में करंट रेशो कहा जाता है। इसका फार्मूला है करंट रेशो इक्वल टू करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। चालू संपत्ति और चालू दायित्वों के मध्य संबंध स्थापित करके जिस अनुपात को ज्ञात किया जाता है वह चालू अनुपात है। चालू अनुपात के अंतर्गत जो चालू संपत्तियां सम्मिलित की जाती हैं उनमें रोकड़ व बैंक शेष, देनदार, बिल्स पेबल या प्राप्त विपत्र तथा स्कंध, अल्पकालीन विनियोग, विपणन योग्य प्रतिभूतियाँ, प्रीपेड एक्सपेंसेस तथा एडवांस पेमेंट सम्मिलित किए गए हैं। इसी प्रकार करंट लायबिलिटीज़ के अंतर्गत लेनदार, देय विपत्र, बैंक अधिविकर्ष, अल्पकालीन ऋण, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, देय आयकर, नए मांगा गया लाभांश, कर आयोजन तथा प्रस्तावित लाभांश सम्मिलित किए गए हैं। तो ऐसे किसी भी संस्था की चालू संपत्ति और चालू दायित्वों के मध्यम संबंध स्थापित करके उसकी अल्पकालीन शोधन क्षमता को ज्ञात कर सकते हैं। यह अनुपात जितना ऊंचा होगा उतना ही यह माना जाएगा कि संस्था की चालू दायित्वों को चुकाने की क्षमता अधिक है। सामान्य रूप से यह अनुपात 2:1 का आदर्श माना जाता है, जिसका मतलब है कि संस्था के पास 2 के बराबर चालू संपत्तियां हैं और उसे 1 के बराबर चालू दायित्वों का भुगतान करना है। दूसरा अनुपात है इसमें तरलता अनुपातों में दूसरा अनुपात है त्वरित अनुपात। किसी व्यवसाय द्वारा उसके दायित्वों को तुरंत चुकाने की क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए त्वरित अनुपात को ज्ञात किया जाता है। यह अनुपात तरल संपत्तियों और चालू दायित्वों के बीच में संबंध को दर्शाता है। तरल संपत्तियां मतलब करंट असेट्स माइनस स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस।
चालू संपत्तियों में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को हटा देंगे तो वो संपत्तियां तरल संपत्ति मानी जाएंगी और उनका चालू दायित्वों से संबंध स्थापित करके हम त्वरित अनुपात की गणना कर सकते हैं। यह अनुपात 1:1 का आदर्श माना जाता है। यह अनुपात किसी भी संस्था की तुरंत भुगतान करने की क्षमता को दर्शाता है। तीसरा अनुपात है पूर्ण तरलता अनुपात। पूर्ण तरलता अनुपात किसी भी संस्था की तीव्र तरलता को दर्शाता है तथा इसकी गणना नकद कोष और तुरंत विक्रय योग्य प्रतिभूतियों में चालू दायित्वों का भाग देकर की जाती है। इसका फार्मूला है एब्सोल्यूट लिक्विड असेट्स डिवाइडेड बाय क्विक लायबिलिटी और यह अनुपात 0.5:1 का आदर्श माना जाता है। तो इस प्रकार से ये 3 अनुपात जिन अनुपातों के माध्यम से हम किसी भी संस्था की अल्पकालीन शोधन क्षमता को ज्ञात कर सकते हैं और तरलता अनुपात मुख्य रूप से अल्पकालीन शोधन क्षमता को ज्ञात करने के लिए ही इनका आकलन किया जाता है। धन्यवाद।